Hi everyone, very good evening to all. I am fine Anshika, very good बेटा. आज सबसे पहले मिथिलेश, चैतन्य, everyone बेटा, very good evening to all. अभिनव, वेरी गुड. तो ऐसा ही रोज होना चाहिए, है ना? ओके, एकता, मुदित, दीप्ति, विहित, रिया, एवरीवन बेटा, एवरीवन, विधि, एवरीवन बेटा. आई एम फिट एंड फाइन. नो ऑडियो बेटा, प्लीज रिफ्रेश योर पेज. प्लीज रिफ्रेश बेटा. ओके, गुड इवनिंग. आई एम फिट एंड फाइन बेटा, फिट एंड फाइन एज ऑलवेज, है ना? आपके लिए भी बेटा वेरी चीयरफुल इवनिंग. चलो फिर तो हम लोग स्टार्ट करते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड इन द फोरम. मतलब मैं बहुत डिलाइटेड हूँ इसको लेकर, एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी वेल, जो कि उसे आंसर भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल I want to give you few answers of the questions which was already asked in the forum बेटा, है ना? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले. तो देखो, आप में से कुछ बच्चे जो है मैग्नेटिक स्क्रीनिंग को लेकर बहुत परेशान है ना? मैग्नेटिक शील्डिंग को लेकर बहुत परेशान है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसका आंसर करता हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना? तो गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उसका आंसर करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे इसको. नो प्रॉब्लम एकता, आप आराम से वीडियो से काम चलाओ. पहले जहां जहां दिक्कत हो मैं हूं, है ना? तो सबसे पहले बेटा मैं मैग्नेटिक स्क्रीनिंग या जो आप लोग मैग्नेटिक शील्डिंग की बात कर रहे हो उसको मैं हल्का एक्सप्लेन कर रहा हूँ, है ना? नोट्स आपके पास ऑलरेडी हैं, इसलिए नोट्स के चक्कर में मत पड़ो अभी. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्यू थिंग्स विच आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन. ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा. मैग्नेटिक शील्डिंग का मीनिंग क्या हुआ? मैग्नेटिक लाइंस जो है बेटा वहां पे आपको अफेक्ट ना कर पाए. दिस इज द बेसिक थिंग कि मैग्नेटिक लाइंस के कारण किसी तरह का अफेक्ट ना हो पाए वहां पे. यही है ना? होता क्या है कि अगर मान लो मेरे पास ये स्पेस है, इस स्पेस को मुझे शील्ड करना है, तो व्हाट आई विल डू, मैं इसको शील्ड कैसे करूंगा? तो आई विल जस्ट रैप इट अप विथ अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. मैं इसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से रैप कर दूंगा. होगा क्या? मैग्नेटिक लाइंस जो भी यहां से आने वाली थी, दे विल इंटर लाइक दिस एंड कम आउट लाइक दिस. जो भी लाइंस होंगी बेटा, उन लाइंस के साथ टेंडेंसी क्या होगी कि दे ऑलवेज मूव फ्रॉम द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, दे विल नॉट इंटर इनसाइड दिस. ये जो इनसाइड स्पेस है, इस स्पेस में वो इंटर ही नहीं करेगा. वो सबके सब कहां से निकल जाएगा? ये जो हमारे पास फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है, इस मटेरियल से निकल जाएगा. तो इससे ये जो अंदर का पोर्शन है, क्या ये पूरी तरह से शील्डेड हो गया? नाउ इट इज शील्डेड. दिस इज द बेसिक थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि सारी की सारी मैग्नेटिक लाइंस को खुद से पास करा देता है. तो अगर वो सारी लाइंस खुद से पास करा देगा तो उसके बाद जो बचा हुआ स्पेस है वो पूरी तरह से मैग्नेटिक लाइन से फ्री हो जाएगा. हो जाएगा क्या? हाँ, एग्जैक्टली बेटा, इट हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी. तो इससे फायदा हमें क्या होगा कि हमारा जो बाकी रिमेनिंग स्पेस है वो पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड इस तरह की लाइन से पूरी तरह से बचा रह जाएगा. आई होप द थिंग इज क्लियर, है ना? तो अब सभी को क्लियर हो गया होगा. इसमें तो अब किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. ओके बेटा, तो दिस वाज द बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन बार बार आ रहा था. और वन थिंग आई ऑल्सो वांट टू मेक इट क्लियर दैट देयर आर सम इंफॉर्मेटिव थिंग्स, है ना? कुछ इंफॉर्मेटिव थिंग्स होती है बेटा. गुड इवनिंग बेटा. नो, नॉट एट ऑल. आज तो नहीं खत्म हो पाएगा, है ना? देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग विच वी हैव टू स्टडी. आज मैं आपको बेसिक्स जो है वो क्लियर हो सकता है कर दूं, बट इट विल टेक 1 और 1.5 मोर क्लास बेटा, है ना? तो आप घबराओ नहीं, मैं मतलब आपकी, लेकिन अब इस एक्स्ट्रा क्लास की आदत डाल लेते हैं. इन 15 days यूजुअली आई विल टेक 1 एक्स्ट्रा क्लास. हाँ बेटा, न्यू टॉपिक्स ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना?
तो हमें आदत डाल लेनी चाहिए कि ऐसे तो मैं वीक में एक दिन लेना चाहूंगा आपकी एक्स्ट्रा क्लास इफ फिजिबल। जैसा आज अटेंडेंस है आपका, मुझे लग नहीं रहा कि आप लोग बहुत इंटरेस्टेड हो इसको लेके। आप लोग भी आपस में अगर कहीं पे मतलब फोरम पे डिस्कस करते हो तो प्लीज ज्वाइन द एक्स्ट्रा क्लासेस, बिकॉज उसमें हम लोग कोर्स आगे बढ़ाएंगे और जो कुछ बची हुई चीजें होंगी, जो सप्लीमेंट्री चीजें होंगी, वो हम लोग वहां डिस्कस करेंगे, जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, है ना। हमारे ऐसे नॉर्मली नहीं इंपॉर्टेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बोर्ड में ना आए, बट नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली बेटा, वही मेरा मेरा जो फंडा है एक्चुअली, अगर आपने ये देखा होगा तो आई यूजुअली टेक अराउंड 10 to 15 क्वेश्चंस आफ्टर ईच टॉपिक। मैं हर टॉपिक के बाद बेटा 8-10 क्वेश्चंस तो जरूर ले लेता हूँ, जिससे क्या होता है कि जो क्वेश्चंस आपके डाउट्स आते हैं वो ऑलरेडी निकल जाते हैं, है ना। उसके बाद जो बचे हुए डाउट हैं वो कम होते हैं, तो जिससे हमें ऐसे ही कम हेडेक होते हैं। तो और मैं ज्यादा होगा तो मैं एक पूरी की पूरी क्लास ही 15-20 क्वेश्चंस ही ले लिया करूंगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं बेटा। चलो फिर अब मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। Exactly beta, I am talking about the extra classes like today. Usually I will take one class, ये तो फिक्स है बेटा, in 15 days I will take one extra class in every 15 days, okay. हाँ एग्जैक्टली, आई वॉज टीचिंग यू द टेंजेंट लॉ। मैं बेटा आपको टेंजेंट लॉ पढ़ा रहा था, तो आई एम जस्ट स्टार्टिंग विथ द सेम चैप्टर बेटा, सेम टॉपिक, ठीक है। तो मैं अगर टेंजेंट लॉ की बात करूं तो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन फ्यू थिंग्स अबाउट दैट, कि हमारा जो tan थीटा होगा, tan theta is always equal to b divided by bh. I already explained this in the previous lecture. So tan theta is equal to b divided by bh. This theta is angle, कौन सा एंगल है बेटा, जब इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है ना। सर ऐसा क्या है कि फेरोमैग्नेटिक, बेटा मैंने आपको बोला कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो मैग्नेटिक लाइंस को अपने अंदर से पास कराता है। अभी तो मैंने फेरोमैग्नेटिक समझाया ही नहीं है, तो अभी आप उस लायक नहीं हो कि मैं उस बात को आप तक पहुंचा सकूं, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इज पैरामैग्नेटिक, व्हाट इज डायमैग्नेटिक, व्हाट इज फेरोमैग्नेटिक, देन ओनली यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड इन द बेटर मैनर, है ना। आई होप द थिंग इज क्लियर। तो थोड़ा सा हैव पेशेंस। अभी देखो मैंने बोला बहुत सारी चीजें होंगी जो कि इंफॉर्मेटिव होंगी इस चैप्टर में, खासकर कीप देम एज एन इंफॉर्मेशन। जैसे मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिक लेंथ था, बहुत सारे बच्चों का डाउट था, सर आपने 5/6 बताया था, यहाँ 6/7 आंसर आ गया, या आपने 6/7 बताया था, यहाँ 5/6 आंसर आ गया। नीड नॉट टू वरी बेटा, आप जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है यू कैन टिक। अब कोई बिल्कुल इंची टेप लेकर नाप नहीं सकता उसको, है ना, नाप कर नहीं बताएगा कि ऐसा ही होगा, है ना। इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ओके। चलो फिर मैं अब आगे बढ़ रहा हूं, तो मैं पढ़ाना शुरू करता हूं बेटा। ये जो थीटा था, ये थीटा क्या था, मैंने आपको बताया था कि इफ वी हैव टू परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड्स लाइक दिस, one is B and the second one is BH, and you are placing a magnet. ये एक मैग्नेट है हमारा जो कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम में चला आया बेटा, इट इज इन इक्विलिब्रियम and this angle is equal to theta, okay. So this tan theta is equal to b divided by bh. ऐसे केस में इक्विलिब्रियम पे ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है हमारा, ये एंगल का टेंजेंट लेने पे जो हमारा रेशियो आएगा, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स इज b डिवाइडेड बाय bh, ओके। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम। जब मैं ये इक्विलिब्रियम वर्ड यूज करता हूँ तो देयर आर टू टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम्स, है ना। फर्स्ट होता है हमारा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, सेकंड होता है हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और थर्ड होता है बेटा हमारे पास ओवरऑल इक्विलिब्रियम। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एफ नेट इज इक्वल टू 0. When I am talking about the rotational equilibrium, tau net is equal to 0. And when we are talking about the overall equilibrium, in that case
F net as well as tau net both will be equal to 0. I think the point is clear. So here the system is in overall equilibrium. The overall force acting on it and the overall torque on it both are equal. Very sorry sir, I have not watching the recording of last class. नो बेटा कोई अफेक्ट नहीं होगा, मैं बस ये कॉन्सेप्ट जो बताया था वो रिपीट कर दिया. इससे आगे आज मैं बिल्कुल नया टॉपिक आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, है ना, तो कोई घबराने की बात नहीं है. चलो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड थिंग, है ना. अब ये जो टेंजेंट लॉ हमने पढ़ा है बेटा, इस टेंजेंट लॉ के एप्लीकेशन पार्ट पे आते हैं कि हाउ दिस टेंजेंट लॉ विल बी एप्लीकेबल, है ना. ये जो टेंजेंट लॉ अभी हमने पढ़ा, ये टेंजेंट लॉ हमारा किस तरह से अप्लाई हो सकता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. तो एक्चुअली वी हैव अ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, नहीं जानते एक्चुअली बेटा, दिस इज द टॉपिक ऑफ क्लास 11, है ना. ये हमारे क्लास 11 का एक छोटा सा टॉपिक है. ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है बेटा एफ नेट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू 0, दैट इज ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, है ना. चलो फिर तो मैं अब इसके एप्लीकेशन पार्ट पे लेकर आता हूं एंड इट्स एप्लीकेशन इज tangent galvanometer. So now I am explaining tangent galvanometer. Try to understand क्या है ये tangent galvanometer. Someone raised, Jatin, do you have any problem? Lagging? Please refresh once बेटा, है ना, प्लीज रिफ्रेश कर लो एक बार. चलो देन मैं आपको आगे लेकर आता हूँ. I am taking you to the next point. Tangent galvanometer क्या है? तो इसके लिए बेटा आई हैव वन इंफॉर्मेशन फॉर यू अगेन. इसका मैं रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ. यू कैन टेक इट्स ओरिजिनल डायग्राम ईदर फ्रॉम योर पैकेज और फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, है ना. तो मैं इसका रफ डायग्राम तो ड्रॉ कर रहा हूँ, बट इसके एक्चुअल डायग्राम को हम लोग समझना हो तो वहां से देख सकते हैं, ठीक है. तो ध्यान से पहले तो मेरी बात को सुनना है. अभी टेंजेंट लॉ लगाते समय हमारा बेसिक कंसेप्ट क्या था, हम लोग यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे. क्या इसके लिए हमारा कोई भी कंट्रोल है? क्या इस BH के लिए हमारे पास कोई कंट्रोल है क्या? आंसर इज नो, है ना. ये हमारा क्या है, ये इट इज हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ. सो आपके कंट्रोल में ये नहीं है. सो यू कैन कंट्रोल ओनली वन थिंग, दैट इज दिस B. आप इस B को कंट्रोल कर सकते हो. इस B को प्रोड्यूस करने के लिए वी हैव सेवरल वेज. तो हियर in case of tangent galvanometer we are using basically concentric coils. concentric बेटा हमारे पास coils हैं जिनको यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं, है ना. तो हमारे पास मान लो r रेडियस का coil है बहुत सारा, जिसमें करंट हमारा I फ्लो कर रहा है. एंड इफ यू वांट टू राइट द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सर्कुलर coil is equal to n. हम लोग n मान रहे हैं. एंड देन आफ्टर we are trying to solve this, है ना. Priya, you can easily take solenoid, but here I am not talking about solenoid. Solenoid is coaxial coils. वहाँ पे coaxial है, एक्सिस के अबाउट जो है बहुत सारे coils हैं. मैं बिल्कुल एक ही पॉइंट पे बेटा बहुत सारे coils के बारे में बात कर रहा हूँ, है ना. तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है. तो try to understand the diagram first. I am producing here, सॉरी बेटा मैंने हेडिंग ही नहीं डाली. tangent galvanometer, and in this tangent galvanometer B is produced by concentric circular coils. Okay, here the radius is equal to R, current is equal to I, and I am including one more thing, n is basically number of coils. Now I have one question from you, है ना. I have one small question from you.
Now, if I want to write the value of B, please tell me what is the value of B here? What should be the value of B here? B beta. What is the value of B? Actually, let us assume we have to produce a B which is in horizontal direction. So the coils are like this, and these are the concentric coils. Okay, and you are putting, you want to find the magnetic field at this point. How the value will come? Actually, Abhinav, I am not talking about that beta. आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, no doubt. But मैं थोड़ा दूसरा information पूछना चाह रहा था. कोई बात नहीं है. I am just writing here. Here this B is equal to N mu naught into I divided by twice of R. As I told you बेटा, अगर हमारे पास एक कॉइल होता, एक कॉइल के कारण हम लोग वहां पे क्या मैग्नेटिक फील्ड लिखते सेंटर पे? The value is mu naught I by 2R. If we have n number of coils, we are just multiplying mu naught by 2R with capital N to get the value of B. I hope the thing is clear. है ना? क्या ये पॉइंट क्लियर है बेटा आपको? मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा B की वैल्यू को? n times of mu naught I divided by twice of R. नो बेटा, रेडियस तो सेम ही हुआ ना. अगर हमारे पास ये कॉइल है और मैंने क्या बोला, कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स है हमारे पास बहुत सारे, तो हमारा जो कॉइल है सबके सब एक के ऊपर दूसरा है. रेडियस हमने क्या लिया है उसका? आर. तो आर की वैल्यू तो हो जाएगी सेम ही ना. आई होप द थिंग इज क्लियर. सो यू कैन टेक बेटा दिस वन एज आर. ओके, नाउ यूज द टेंजेंट लॉ हियर. अब कैसे सेटअप होगा, ये सेटअप हल्का सा मैं समझाता हूँ. मान लो बेटा क्या है कि आपके पास एक तरह का ये जो है टर्न टेबल है. इस टर्न टेबल पे मैंने क्या किया है, अपने मैग्नेट को प्लेस कर दिया, टेस्ट मैग्नेट को. मेरे पाम पे मेरा टेस्ट मैग्नेट प्लेस किया हुआ है. ये जो डायरेक्शन है बेटा, ये जो डायरेक्शन है आपकी तरफ जो जा रहा है, मेरे और आपके बीच में जो लाइन है इसमें जो जा रहा है, ये हमारा BH है. एंड मैंने यहाँ पे इस तरह के कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स रखे हैं. तो इस तरह के कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स के कारण जो फील्ड होगा इधर राइटवर्ड होगा या लेफ्टवर्ड होगा. क्या ये बात आप एनालाइज कर पा रहे हो? हमारा टर्न टेबल, मेरे पाम को मान लो आप, इसके ऊपर हमने क्या किया, हमारे टेस्ट मैग्नेट को प्लेस कर दिया. ये जो हमारा फील्ड है बेटा, ये फील्ड हमारा N और S को रिप्रेजेंट करने के लिए है, अर्थ के हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए है. और मैंने कॉइल को इस तरह से प्लेस किया है. ये हमारा कॉइल प्लेस्ड है सर्कल में, है ना. तो इसके कारण इसके एक्सिस के अलोंग जो है बेटा हमारा फील्ड होगा, जो कि हमेशा लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट होगा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? वीडियो इज लैगिंग, स्टिल लैगिंग बेटा. प्लीज रिफ्रेश वंस, इट विल हेल्प यू बेटा, है ना. ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल का फील्ड जो है इस तरह से वर्टिकल में कॉइल्स को रख के प्रोड्यूस कर ले रहे हैं, और BH तो हमारे पास ऑलरेडी है. तो नाउ यूज द टेंजेंट लॉ हियर. तो मैं यहाँ पे अब टेंजेंट लॉ लगाता हूँ. अकॉर्डिंग टू टेंजेंट लॉ, हम लोग यहाँ लिखेंगे बेटा tan थीटा इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाई BH. BH tan theta can be written as n times of mu naught I divided by 2R. और you can say, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो बेटा तो आप यहाँ से लिख सकते हो I is equal to 2R divided by n times of mu naught multiplied by BH tan theta. Are you getting my point or not? Please tell me everyone. Is this point is clear or not? I am just using the tangent law. Here B is produced by the circular coils. So I am writing B due to circular coil in the numerator and just equating the values as you can see here. Okay. Now just rearrange the values. प्रिया, हमने ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लिए हैं जिनका रेडियस सेम है. नाउ इट इज ओके. ठीक है.
नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ध्यान से इसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा एलोबरेट कर रहा हूँ बेटा। जब मैंने इक्विपमेंट बनाया है तो मुझे पता है ना कि मुझे कौन सा लॉ लगाना है, मैंने किस लॉ के बेसिस पे बनाया है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, इट इज एपरेटस। तो एपरेटस तो हमने कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना, तो ये जो एपरेटस बनाया है हमने, ये हमारे हैंड में ही है। वी आर जस्ट मैन्युफैक्चरिंग ये हमारा बनाया हुआ एक इंस्ट्रूमेंट है, तो हम जो लॉ फॉलो कराना चाहते हैं वही यहाँ पे फॉलो होगा, है ना। चलो, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा नेक्स्ट पॉइंट। फ्रॉम हियर यू कैन राइट दिस I इज इक्वल टू, I यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, I इज इक्वल टू 2R BH डिवाइडेड बाई म्यू नॉट N। ओके ओके बेटा अंशिका, ओके बेटा, मैं व्हाइट कलर ही यूज करता हूँ। चलो, मैं व्हाइट कलर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, है ना, व्हाइट ही यूज कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। चलो, तो मैं आपको बोल रहा था बेटा कि हमारे पास I जो है ये क्या दिया हुआ है, I की वैल्यू हमारे पास दी हुई है सिंपल में बेटा 2RBH डिवाइडेड बाई म्यू नॉट इंटू N मल्टीप्लाइड बाई tan थीटा, यही है ना। ये जो पूरी की पूरी क्वांटिटी है, द होल क्वांटिटी, इस पूरी की पूरी क्वांटिटी को हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं और इस कांस्टेंट को एक नेम दे देते हैं। दिस द होल कांस्टेंट इज नोन एज रिडक्शन फैक्टर। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, रिडक्शन फैक्टर देते हैं। अब थोड़ा सा इसके बैक साइड बेसिक्स पे आते हैं। पहली चीज तो ये है बेटा कि हमने इसे कांस्टेंट क्यों माना। तो कांस्टेंट मानने का बहुत ही सिंपल सा रीजन है कि इसका 2, देखो बेटा मैंने R को शायद स्मॉल से लिख दिया, यू शुड राइट कैपिटल R हियर, है ना। 2R BH म्यू नॉट और N, ये सब जिस समय आपने इस अरेंजमेंट को सेलेक्ट किया, ऑल आर कांस्टेंट, ये सारी की सारी वैल्यूज आपने फिक्स कर दी कि कांस्टेंट हो गया। नाउ अब होगा क्या, व्हेन यू आर चेंजिंग द करंट, व्हेन यू आर चेंजिंग द करंट ऑटोमेटिकली द थीटा विल चेंज, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा और मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो आपका थीटा क्या होगा, बदल जाएगा। और गैल्वेनोमीटर का काम ही क्या था, आप अगर याद करो बेटा, हमने जो गैल्वेनोमीटर पढ़ा है इससे प्रीवियस वाले चैप्टर में, उसका काम क्या था, आप वहां पे करंट को चेंज करते हो, ऑटोमेटिकली उसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है, हमारा डिफ्लेक्शन, जो एंगल है बेटा वो चेंज हो जाता है, जिससे हम लोग इजीली ये बता पाते हैं कि द करंट, the amount of current which is flowing in the circuit, its value is 1. Okay, is it clear to everyone? रिडक्शन फैक्टर को हम लोग बेटा K से रिप्रेजेंट करते हैं, it is represented by K, so you should write I is equal to K tan theta here. Is it okay beta everyone? This point is clear or not? Okay, then I am taking you to the next point here. थोड़ा सा इसमें ध्यान से समझने का कोशिश करते हैं बेटा, अगले पॉइंट की तरफ हम लोग चले जाते हैं। डन है यहाँ तक? Now I am taking the next point, try to understand. Accuracy of the tangent galvanometer. We have a tangent galvanometer and now we want to find its accuracy. Sir, if I change, बेटा यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी है, यू कैन सी, है ना। हाँ बेटा, B चेंज होगा, बट B तो यहाँ है ही नहीं ना। B के लिए आपने क्या लिया है, N म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ R। R तो चेंज नहीं हो रहा, म्यू नॉट भी चेंज नहीं हो रहा, आपके पास यहाँ पे किस चीज को चेंज करने का स्कोप बच रहा है ना, tan थीटा, जो कि यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द एक्यूरेसी, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्यूरेसी बेटा। हियर वन थिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट, उसे भी लिख लेना। इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यू कैन राइट I इज इक्वल टू K, वहां पे I इज इक्वल टू K हो जाएगा। ये पॉइंट ऐसे ही, कोई इसका मतलब नहीं है, जस्ट लिख लिया है हमने, ध्यान में रखेंगे उसको, ठीक है ना। एक्यूरेसी को जानने के लिए हमें क्या जानना चाहिए, एरर डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल वैल्यू। सो दैट मींस हियर वन थिंग इज रिक्वायर्ड, आपको यहाँ पे DI बाई I बेसिकली निकाल कर बताना है। अगर आपको फर्स्ट चैप्टर 11th का याद हो तो हम लोग बस उसी काम को यहाँ पे करके देख रहे हैं।
मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आई मेरे पास क्या है, आई इज इक्वल टू के tan थीटा. इफ आई जस्ट डिफरेंशिएट दिस वैल्यू, इसे मैं डी आई बाई डी थीटा लिख दूं, तो क्या मैं इसे के सेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? और दिस डी आई इज नथिंग बट के सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड और नॉट? क्या आप इस बात से सहमत हो? क्लियर है बिल्कुल ये पॉइंट? नाउ इफ आई वांट टू राइट द एक्यूरेसी, accuracy is di by I basically. You already know the value of di, it is k sec square theta d theta, and the value of I is k tan theta. So I'm writing here k tan theta. You can get your result from here beta. Here this k will be cancelled out by this k. You will get sec square theta by tan theta into d theta. थोड़ा सा rearrange करना होगा. If you rearrange the values, you can write, यहाँ पे बचेगा क्या बेटा, आपको मिलेगा यहाँ से डी थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना? आप ऐसा लिख सकते हो. और यू कैन से दिस कैन बी रिटन एज 2d थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा. तो इनमें से अब जो भी रिजल्ट आपको कहीं पे भी दिया रहे, आप इसमें से जो भी रिजल्ट होगा उसे आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हो. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच यू कैन राइट फ्रॉम हियर. अगर किसी ने बोला कि इनमें से कौन कौन से चॉइसेस सही हैं, तो वी कैन सेलेक्ट मल्टीपल चॉइसेस फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशंस. आई होप द थिंग इज क्लियर, है ना? क्या ये पॉइंट क्लियर है? इससे एक बहुत मजेदार चीज निकल कर आएगी बेटा, कि अगर ये इंस्ट्रूमेंट 15 डिग्री पे 15 डिग्री पे मैक्सिमम एक्यूरेसी दे रहा है, तो ये भी सर्टेन है कि ये 75 डिग्री पे भी मुझे सेम एक्यूरेसी देगा. आप पूछोगे कैसे, हाउ, है ना? द क्वेश्चन विल कम इन योर माइंड दैट हाउ. एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप क्या बोलोगे बेटा? कोई इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट कब होता है हमारा? जब हम उसके लीस्ट काउंट को उसके ओरिजिनल वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं. दिस इज द बेसिक एक्यूरेसी. तो हियर यू आर डूइंग द सेम. You are writing di divided by I. Di means the change in the value of I, the smallest change in the I, and I is basically the original current. If you are dividing these two values, you are just getting the accuracy. Okay, exact. Okay, I think the point is clear. Now come to the next point. I was just telling you if the theta is equal to 15 degree at which the instrument is the most accurate one, है ना? Then automatically at 75 degree it is also the accurate one, है ना? ठीक है क्या? कहीं पे कोई दिक्कत? हाँ बेटा, it is by periodic functions. You can simply write 15 degree means sin 30 and 75 degree means sin 150. Sin 150 and sin 30 both have the same values. That's why I was just saying it. Okay? Please repeat accuracy point from board. I was disconnected. बेटा मैंने बस इतनी सी बात बोली कि एक्यूरेसी के लिए आपको di by I लिखना है. di is already here, I is also here beta. Just put these values to get your result. After that you have to do some mathematical calculation which is based on trigonometry, nothing else. Sec square theta can be written as 1 by cos square theta. Tan theta can be written as sin theta by cos theta. Just beta, just remove cos theta with cos theta. You will get d theta divided by sin theta into cos theta as your result. I hope now the thing is clear. Okay, now I am taking you to the next point beta, है ना? मैं अब यहाँ से आपको अगले पॉइंट पे लेके चलूँ. I told you beta sin 30 and sin 150 both have the same values. Okay, sin 30 and sin 150 both has the same values, है ना? Both are complementary angles. Now the last point of this topic is sensitivity of the galvanometer. Any of you, do you want to explain sensitivity of the galvanometer?
d theta by di. Oh, okay, sorry beta. Automatically my video was off. Now it's fine. है ना, मुझे भी समझ नहीं आया क्या हुआ, बट नाउ इट्स फाइन. इट मे बी पॉसिबल सम कैमरा हल्का हिल गया होगा, है ना. हाँ एग्जैक्टली बेटा. एज आई टोल्ड यू, when you are talking about the sensitivity of the galvanometer, you have to do the two things. The first one, in numerator you have to put the angle, and in denominator you have to put your current. Here we are talking about tangent galvanometer. So instead of taking theta and I am writing here d theta divided by di. It will provide us the sensitivity of the galvanometer. So now I am writing here d theta by di. Initially you had already calculated di by d theta in the previous page. You can see here you are already calculating di by d theta. Just its reciprocal will provide us the same answer. So I am writing here d theta by di is nothing but 1 divided by k sec square theta. Is it okay? Now if you want to write 1 divided by k, 1 plus tan square theta, I don't think you have any problem in that also. Okay, now we already know the value of I is equal to k tan theta. So put the value of tan theta from here. You will directly get your result. And the result is 1 divided by k, 1 plus I square divided by k square, or you can say k divided by k square plus I square is our result. Is there any problem in this? क्या हम लोग इस तरह से इस आंसर को लिख सकते हैं? तो इसमें से मैं इसे इसे या इसे इनमें से किसी आंसर को मैं गलत नहीं कह सकता, और कोई अल्टीमेट आंसर है भी नहीं बेटा. If theta is given, you have to use the first formula. If I and k is given, you have to use the second or the third formula, whatever you want to use. Okay? बेटा आप अभी देखो, कभी कभी जो है ना छोटी छोटी पीछे की बातें दिमाग में रखनी होती है. सेंसिटिविटी क्या है कि हम कितने करंट के लिए कितना डिफ्लेक्शन पा रहे हैं. तो लेट अस अज्यूम द डिफ्लेक्शन इज 1 डिग्री फॉर 1 एम्पियर करंट. So the sensitivity is 1 ampere per degree, or sorry 1 degree per ampere. I think the point is clear. Here instead of that you are using d theta by di. तो आप यहाँ पे कितना एंगल डिफ्लेक्ट करा रहे हो, कितने छोटे से करंट को चेंज करा के, ये आपकी सेंसिटिविटी है जिसे हमने यहाँ पे निकाल कर देखा है. आई होप नाउ द थिंग्स आर क्लियर. Exactly. The angle measured, the deflection measured with respect to change in the value of current is known as sensitivity of the galvanometer. Now I hope that all the things are clear now. क्या मैं यहाँ से आगे बढ़ सकता हूँ? ओके बेटा. तो देखो ऐसा है कि मैं इस टॉपिक को यहीं पे रोक रहा हूँ, है ना. इफ यू सी द पैकेज, आप अगर पैकेज को देखते हो तो वहां पे आपके लेवल 1 में इतना ही चीजें दी हुई हैं. जो आपके लेवल 2 की चीजें हैं वो मैं एक बार इस चैप्टर को ओवर कर लूंगा. जो सप्लीमेंट्री मुझे लगेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आई विल टेक ऑल ऑफ देम आल्सो, है ना. ऐसे ये जो पोर्शन मैंने बताया ये आपके लेवल 2 में, ठीक है. नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पोर्शन. मैं आपको अगले पॉइंट की तरफ लेकर चलता हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा और बहुत मजेदार है ना. अगर आप इसे समझते हो तो बहुत आराम से दिमाग में बिठाया जा सकता है. एंड दिस कॉन्सेप्ट कैन बी यूज्ड इन द चैप्टर, इन द सेकंड चैप्टर आल्सो, वेयर आपने पोटेंशियल और कैपेसिटर को पढ़ा था. तो डाइलेक्ट्रिक का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, उसे हम लोग यहाँ से भी समझ सकते हैं, है ना. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. आई एम राइटिंग हियर intensity of magnetization and magnetic intensity. So the heading is intensity of magnetization and magnetic intensity. Sorry, just a minute beta.
मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आपसे थोड़ी सी बातें कर रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड। Q इज इक्वल टू सी वी। हाँ बेटा, नहीं मैं ऐसे डायलेक्ट्रिक की बात कर रहा था, कोई नहीं, हम लोग अभी थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मुझसे पहले भी टीचर्स पढ़ा रहे होंगे या और भी टीचर से आप पढ़ रहे होंगे। हर टीचर की अपनी अपनी इंटेंसिटी होती है ना। हर का एक अपना वे होता है आपको बताने का, आपको कोई चीज सिखाने का। मतलब हर टीचर की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। उस कैपेबिलिटी से वो आपको कोई चीज सिखाना चाहता है। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। यही चीज जो मैं आपको सिखा रहा हूं बेटा, एक साथ मैं कम से कम 100 बच्चों को, 70 बच्चों को, 80 बच्चों को सिखा रहा हूँ, है ना। तो एक आपकी कैपेबिलिटी होगी बेटा उस स्टेटमेंट को जो मैं आपको बता रहा हूं उसे एक्सेप्ट करने की, उसको अपने अंदर लेकर जाने की, है ना। तो एग्जैक्टली बेटा ग्रास्प करने की, है ना। तो एक हो गई बेटा मेरी कैपेबिलिटी की मैं कैसा डिलीवर कर रहा हूँ। एंड द सेकेंड थिंग इज दूसरी पॉसिबिलिटी बन गई बेटा कि आप उसे कितना ग्रास्प कर रहे हो। अब इन दोनों का जो हमारा कॉम्बिनेशन होगा वो हमें नेट रिजल्ट के फॉर्म में मिलेगा। मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया, आपने कैच नहीं किया, रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। मैंने बहुत गंदा पढ़ाया, आपने बहुत अच्छा सीखा लेकिन फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं होगा। मैंने एवरेज पढ़ाया, आपने एवरेज लिया, तो एक अच्छा रिजल्ट बनने की पॉसिबिलिटी बन गई। मैंने ठीक ठाक मतलब एवरेज से अच्छा पढ़ाया, आपने उसे पूरी तरह से एक्सेप्ट भी कर लिया, रिजल्ट अच्छा हो जाएगा। क्या इस बात को आप रिलेट कर पा रहे हो, आराम से इस बात को समझ पा रहे हो? ये म्यूचुअल प्रोसेस है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट और नॉट? ओके, नाउ आई एम जस्ट रिलेटिंग द सेम कॉन्सेप्ट हियर बेटा। मैं उसी कॉन्सेप्ट को यहां लगा रहा हूं। ध्यान से मेरी बात को सुनना, है ना। ध्यान से मेरी बात को सुनना है ना, एकदम दिमाग में बिठाने की कोशिश करना। मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक आयरन का पीस है, आई हैव अ आयरन पीस एंड आई वांट टू मैग्नेटाइज दिस आयरन पीस। मैं इस आयरन पीस को मैग्नेटाइज करना चाहता हूं। सबसे इजी प्रोसेस क्या होता है कि हम लोग इसको कहीं पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगाएं और उस मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर रख दें, है ना। उस मैग्नेटिक फील्ड में इसे ले जाकर रख देंगे, ये कुछ देर में मैग्नेटाइज हो जाएगा। यही होता है मेन टेंडेंसी, यही है हमारा नॉर्मल प्रोसेस टू मैग्नेटाइज एनी सब्सटेंस। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड थिंग, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकंड पॉइंट। जो हमने जो फील्ड जहां पे हम लोग इस आयरन पीस को लेकर जा रहे हैं, एक तो उस फील्ड की अपनी कैपेबिलिटी होगी कि वो कितना ज्यादा मैग्नेटाइज कर सकता है किसी सब्सटेंस को। द कैपेबिलिटी ऑफ द field to magnetize a substance, it is the first property। जो मैं टीचर की बात बता रहा था बेटा कि टीचर आपको जो डिलीवर कर रहा है ना। द सेकेंड थिंग इज हमारे पास जो सब्सटेंस है वो सब्सटेंस उससे कितना एक्सेप्ट कर रहा है। आप यहाँ पे डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखोगे वो उसको अपोज करने लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा भी तो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। पैरामैग्नेटिक होगा तो फीबली मैग्नेटाइज होगा, थोड़ा बहुत मैग्नेटाइजेशन होगा, बाकी मैग्नेटाइजेशन नहीं होगा। फेरोमैग्नेटिक होगा, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएगा, पूरा का पूरा मैग्नेटाइज हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छा मैग्नेट बनेगा वहां से, है ना। तो दीज आर बेसिकली बेटा क्वाइट द सिमिलर थिंग जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया। यहाँ जो हमारा सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो रहा है ना, उसके अंदर कितनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो रही है, इसे हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन से समझते हैं, है ना। दूसरा, जो हमने वहां पे फील्ड लगाया है, जिस फील्ड को हम लोग वहां पे दूसरे सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए लगा रहे हैं, उसे हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक इंटेंसिटी से समझते हैं। तो क्या अब ये दोनों पॉइंट्स आपके दिमाग में क्लियर हो रही हैं? एक है कैपेबिलिटी किसकी, जो आप फील्ड वहां पे उसे दे रहे हो उसकी। दूसरी कैपेबिलिटी किसकी है बेटा कि जब हम उस फील्ड में उसे रख रहे हैं तो वो सब्सटेंस उसके साथ कैसा रिएक्ट कर रहा है, वो कितना उसके साथ साथ मैग्नेटाइज हो पा रहा है। तो दीज आर द टू थिंग्स व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड। डन है क्या? बिल्कुल। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बिल्कुल। अब मुझे ऐसा लगता नहीं है बेटा कि अब मैथमेटिक्स में कहीं दिक्कत होगी, इसके फॉर्मूले को लिखने में होगी, कॉन्सेप्ट समझने में कोई दिक्कत होगी आपको। इज देयर एनी प्रॉब्लम इन कॉन्सेप्ट ग्रास्पिंग बेटा? आई होप द थिंग इज क्लियर। सो नाउ अब मैं इन्हीं चीजों को एक एक करके लिखाता हूँ आपको, समझाता हूँ आपको, ध्यान से देखते हैं, है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आई एम राइटिंग हियर फर्स्ट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन।
दिस इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज, हाँ बेटा, मैग्नेटाइज करने का मतलब यही होता है कि कोई लोहे का टुकड़ा है, आप उसको मैग्नेटाइज कराना चाह रहे हो, आप उसे मैग्नेट बनाना चाह रहे हो, है ना, आप उसे मैग्नेट बनाने की कोशिश कर रहे हो। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय आई। स्माइल करने का मीनिंग क्या हुआ? मैंने स्माइल क्या मीनिंग क्या हुआ, समझ में आया क्या मीनिंग? माई नॉटी पेन इज अगेन क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। एग्जैक्टली, धोखा। मेरे बच्चे काफी समझदार हो गए लगता है ना, बच्चे हमारे काफी समझदार हो गए। चलो स्टार्ट हो गया बेटा, नाउ अगेन इट इज स्टार्टेड। तो आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं आई से, और आई को मैथमेटिकली समझना हो, है ना, तो मैथमेटिकली अगर समझना हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ट्वेल्थ का फिजिक्स समझ पा रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई की बात कर रहा था बेटा। आई को अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग यहाँ पे देखो, आई को समझने का तरीका क्या होगा। मान लो कि मेरे पास ये सब्सटेंस है ना, कोई भी मटेरियल मैंने लिया है, मैंने इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा था, तो इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक डाइपोल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो मैग्नेटिक डाइपोल्स के कारण जो मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस होगा, वो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ही हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाएगा। तो मैं यहाँ पे इसके लिए अगर फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो फॉर्मूला क्या लिखूंगा बेटा? आई इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर। क्या आप आराम से इस बात को समझ सकते हो? बिल्कुल क्लियर है। आई इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। एंड वन थिंग आई ऑल्सो वॉन्ट टू मेंशन हियर, एज वी नो दैट ये जो m है बेटा, ये m क्या होता है हमारा? ये है हमारे पास स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस ऑफ l, यही है ना। सिंपली बेटा अगर मैं वॉल्यूम को लिखना चाहूं तो यहाँ क्या लिखूंगा? एरिया मल्टीप्लाइड बाई ट्वाइस ऑफ l। 2l को अगर मैं हटा दूंगा तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ जाएगा, इट इज m बाई a। वी हैव वन मोर फॉर्मूला। मैं अगर इसे लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, आई का दो फॉर्मूला हो गया बेटा। फर्स्ट हो गया हमारे पास m डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, and the second one is basically m divided by a. Here this m is pole strength and this a is area. ये था हमारे पास वॉल्यूम और m था हमारे पास बेटा मैग्नेटिक मोमेंट। दिस m is basically मैग्नेटिक मोमेंट। आगे बढ़ सकते हैं बच्चों? इज देयर एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? सर सोलेनॉइड के अंदर जो ओरे है दैट विल बी द मैग्नेटाइज्ड बाय दिस। हाँ बेटा, वो आपका जो कोर है वो इसी से मैग्नेटाइज होगा। मैं एग्जांपल सोलेनॉइड का ही लूंगा, इसलिए आप घबराओ मत। हाँ बेटा वो मैग्नेटाइज होगा। मैं यहाँ पे सोलेनॉइड का ही एग्जांपल लूंगा, सो नीड नॉट टू वरी। ठीक है, चलो फिर मैं अब आगे आता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। दिस मैग्नेटिक इंटेंसिटी हैज वन अदर नेम आल्सो। इसके पास बेटा एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है, कोई बताएगा क्या? इट इज ऑल्सो नोन एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और सच में बोलूं बेटा तो मुझे ये नाम ज्यादा पसंद है, इसलिए क्योंकि इससे समझ में आता है कि वी आर टॉकिंग अबाउट फील्ड, है ना, तो थोड़ा ज्यादा आराम से दिमाग में जाती है बातें। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय h। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? द क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय h, है ना। अब अगर मैं इस h के बारे में बात करूं, है ना, तो h के बारे में बात करूं तो h को हम लोग लिख सकते हैं बेटा, h इज रिटन एज
B naught divided by mu naught. This B naught is basically magnetic field in the free space. I also want to mention one more formula here. आप इसे चाहो तो B divided by mu भी लिख सकते हो, है ना, इसे B divided by mu भी लिख सकते हैं, बट हम लोग इस वाले फॉर्मूले पे ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, है ना. जतिन, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? जतिन, डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? यू रेज योर हैंड बेटा. ओके, तो अगेन मैं यहाँ लिख रहा हूँ बेटा, दिस H इज नथिंग बट B नॉट डिवाइडेड बाय म्यू नॉट. दिस B नॉट इज मैग्नेटिक फील्ड इन द फ्री स्पेस. इंस्टेड ऑफ दैट इफ यू आर राइटिंग B हियर, B का मतलब क्या होता है, ये है हमारे पास बेटा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सम मीडियम. इसीलिए बेटा यहाँ हमने म्यू नॉट से डिवाइड किया है और दूसरे को हमने किससे डिवाइड किया है, म्यू से डिवाइड किया है. नॉट गॉट एक्चुअली बेटा, इस फॉर्मूले को अब इसमें गेटिंग वाली बात नहीं हो पाएगी क्योंकि फॉर्मूले में मैं और कुछ नहीं कर सकता, है ना. इस फॉर्मूले को डेराइव करके निकालने का कैपेबिलिटी मेरा नहीं है अभी, है ना. तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारा जो H होता है, इट इज रेशियो ऑफ टू थिंग्स. पहला B नॉट, दूसरा क्या है बेटा, म्यू नॉट. और यहीं पे बेटा अगर हम लोग B लिखें तो B को हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, वी विल डिवाइड इट विद म्यू. आई थिंक नाउ द पॉइंट इज क्लियर. आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट बेटा. आपके लिए एक छोटी सी बात है जो आप कर लो तो बहुत मजा आ जाए मुझे भी. मैं चाहता हूं बेटा आप H का और I का इन दोनों का आप जल्दी से जल्दी मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के बता, है ना. दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला जल्दी से निकालो, तो जल्दी से निकालो, बहुत काम का है. I, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, है ना, इन दोनों का. एक्चुअली आई वांट टू शो यू वन थिंग. चलो आप इसे होमवर्क की तरह कर लेना, कोई बात नहीं है, आप अपने पास खुद से कर लेना. आप अगर दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे, यू विल गेट द सेम डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर बोथ ऑफ देम. आप दोनों के लिए एक ही तरह का फॉर्मूला पाओगे. एक ही तरह का फॉर्मूला आने का मीनिंग क्या हुआ कि दोनों एक ही तरह की किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के काम आ रही होगी. आई थिंक द थिंग इज क्लियर. आई एम टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन. बहुत देर से सॉलिनॉइड हो रहा था, तो मैं सॉलिनॉइड की बात करके आराम से आपको समझा देता हूँ, है ना. उससे आपका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आराम से आ जाएगा. मान लो बेटा वी हैव अ सॉलिनॉइड एंड आई वांट टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ दिस सॉलिनॉइड. इस सॉलिनॉइड का मैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जानना चाहता हूं. N इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड I इज करंट. I यहाँ पे क्या है बेटा, I इज करंट. एंड एक चीज बहुत ही प्यारी है बेटा, ये बात मैं आपको बताऊं, जनरली हम लोग किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करने के लिए हम लोग इसी तरह के सॉलिनॉइड्स को ही यूज करते हैं. सॉलिनॉइड इसके लिए मतलब बिल्कुल प्रॉपर एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है. तो इफ आई वांट टू राइट B हियर, द फॉर्मूला फॉर B इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू N इनटू I. वी कैन राइट B नॉट, है ना. नाउ इफ यू वांट टू राइट H is automatically equal to mu naught into N into I divided by mu naught. This mu naught will be cancelled out by mu naught and the value of H becomes N multiplied by I. Hopefully beta the point is clear. Is this point is clear in everyone's mind? N is a number of loops per unit volume. It means अगर आप इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करो बेटा, तो आप डायमेंशनल फॉर्मूला क्या अब यहाँ से आराम से लिख सकते हो, आराम से लिखा जा सकता है क्या, है ना. आई थिंक द पॉइंट्स आर क्लियर. मैं यहां से आपको आगे लेकर चलता हूं. आई एम जस्ट टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट फ्रॉम हियर. जस्ट वेट फॉर अ मिनट बेटा. हाँ सॉरी. लेट अस अज्यूम वी हैव अ सॉलिनॉइड. अभी तक बेसिक पढ़ रहे थे, नाउ इट्स एप्लीकेशन पार्ट. मान लो बेटा हमारे पास एक सॉलिनॉइड है, और मैंने क्या किया बेटा, मैंने इसके अंदर जो है एक छोटा सा
आयरन का कोर रख दिया। मान लो यहाँ जो फील्ड है, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड इज लाइक दिस, फील्ड का डायरेक्शन ये था हमारा। अब यहाँ पे होगा क्या, है ना, अब यहाँ पे होगा क्या, इसके बारे में बात किया जाए, है ना, इस जगह पे क्या क्या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दैट। अगर मैं इसके अंदर इस छोटे से कोर को रख रहा हूँ, तो इस कोर के अंदर इस फील्ड के कारण जितने भी बेटा मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे, क्या वो सब के सब खुद को इसके साथ अलाइन कर लेंगे क्या, हाँ या ना? तो अगर ये सबके सब खुद को अलाइन कर लेंगे, तो हियर इस पूरे को मैं आराम से बेटा नेट मैग्नेटिक मोमेंट इसके पास कुछ आ जाएगा, कुछ इसके पास एमनेट आ जाएगा। और क्या इस नेट डाइपोल मोमेंट के कारण क्या ये खुद भी एक फील्ड प्रोड्यूस करना शुरू करेगा क्या? तो एक फील्ड पहले से यहाँ पे किसके कारण था बेटा, वन फील्ड इज ड्यू टू सोलेनॉइड, बी सोलेनॉइड, एंड दिस बी इज ड्यू टू, एक और बी यहाँ पे आ जाएगा, वो किसके कारण आ जाएगा, ये जो सब्सटेंस आपने इसके अंदर रखा है उसके कारण आ जाएगा। मींस जब मैं बी नेट की बात करूंगा तो बी नेट इज सम ऑफ बोथ ऑफ देम। मैं फिर से बोल रहा हूं बेटा, मान लो मैंने एक सोलेनॉइड लिया, उसके अंदर एक सब्सटेंस को प्लेस किया। अब इस सब्सटेंस के कारण इस पूरे के पूरे जोन में कुछ फील्ड होगा, साथ ही साथ बेटा इस सब्सटेंस के अंदर जो डाइपोल क्रिएट हो गया है उसके कारण खुद का भी अपना फील्ड होगा। तो नाउ वी हैव टू फील्ड्स, वन ड्यू टू सोलेनॉइड, जिसे मैं यहाँ पे बोलूंगा बेटा बी ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड, द सेकेंड वन ड्यू टू दिस एम, इस एम के कारण जो फील्ड होगा उसे मैं बोलूंगा बेटा बी ड्यू टू मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस या मैग्नेटाइज सब्सटेंस। इज इट ओके और नॉट? क्या ये दोनों बातें आपके दिमाग में जा रही है? क्या ये पॉइंट बिल्कुल क्लियर है? नाउ आई एम राइटिंग हियर B is equal to B naught plus Bm. This B naught is magnetic field due to magnetizing field, and the second one is Bm is magnetic field due to magnetized substance. Magnetized substance. Is it okay? आयरन कोर डायग्राम मैंने बोला बेटा, कोर आयरन कोर नहीं बनाया मैंने, अंदर एक छोटा सा ऐसे ही एक सब्सटेंस आयरन का रख दिया बेटा। मैंने बोला बस कि अगर हम लोग यहाँ पे फील्ड डेवलप कर रहे हैं तो उस फील्ड के कारण इसके अंदर जितने भी डाइपोल्स क्रिएट हुए होंगे वो सारे के सारे डाइपोल्स एक जगह अलाइन हो जाएंगे, और अलाइन हो जाएंगे तो एक मैग्नेटिक मोमेंट प्रोड्यूस करेंगे, जिस मैग्नेटिक मोमेंट के कारण हम यहाँ पे फील्ड निकाल सकते हैं। एक मैग्नेटिक डाइपोल बन गया ना, और मैग्नेटिक डाइपोल बन गया तो उसके कारण कुछ ना कुछ फील्ड होगा, तो हम लोग उस फील्ड की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर इन एवरीवन्स माइंड। मैं यहाँ से आपको थोड़ा सा और आगे लेकर चल रहा हूँ बेटा, है ना। अब जो आपका पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे आपको अब नेचर समझ में आ जाएगा। आपको बिल्कुल यहाँ के बाद जो पॉइंट्स आएंगे उन्हें याद रख लेना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखते हैं, सुनते हैं और लिखते चले जाते हैं। तो आई विल राइट हियर दिस बी नेट इज नथिंग बट म्यू नॉट इनटू एच। ये किसके लिए लिखा है मैंने बेटा, ये लिखा है मैंने बी नॉट के लिए, प्लस म्यू नॉट इंटू आई। ये किसके लिए लिखा है बेटा मैंने, ये लिखा है मैंने यहाँ पे बी एम के लिए। क्या ये दोनों बातें आपको क्लियर हो रही हैं? हाँ बेटा, यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपके सोलेनॉइड के कारण है ना। आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर। सो इफ आई वांट टू राइट हियर, मैं यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ बी नेट को, मैं लिखूंगा बेटा इसे म्यू इंटू एच। मैं इसे क्या लिखूंगा, फॉर्मूला हमारे पास दो था ना, तो मैं यहाँ पे वो मीडियम वाला फॉर्मूला अब यूज कर रहा हूँ। आई विल राइट हियर म्यू इंटू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू आई। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी देखो इसका मैं थोड़ा सा ऑल्टरेशन करके आपको दिखाता हूँ।
ध्यान से मेरी बात समझना, ये फॉर्मूला अभी हम याद रखेंगे, इसे हम लोग मेमोराइज रखेंगे, क्योंकि अभी इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मैं और एक छोटा सा परिवर्तन लाऊंगा, हल्का सा यहाँ पे और बदलाव करूंगा। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द न्यू टर्म मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। एक्चुअली बेटा इसका एक बार आप जो भी मैं टर्म लिखूं, ये इसका एक बार आप चेक कर लेना बेटा, स्पेलिंग है ना, कभी कभी मुझसे ये ससेप्टिबिलिटी गलत लिखा जाता है, तो आप एक बार चेक कर लेना। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज SUSCEPTIBILITY, मैंने ये लिखा है, एक बार आप चेक कर लेना। BM नॉट गॉट, ओके बेटा, फिर ठीक है। तो बेटा आप पहले एक बार मुझे एक्सप्लेन कर लेने दो, आई विल एक्सप्लेन इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, ओके? तो आप टेंशन मत लो, है ना, एक बार मुझे एक बार थोड़ा सा इसे लिख लेने दो। रिप्लेस क्यों किया, अभी आपको समझ में आएगा बेटा क्यों किया, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा इसका, है ना। ये जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है बेटा, दिस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज बेसिकली रेशियो ऑफ I एंड H। हमारे पास जो दो चीजें थी, अब एक बार सोच के देखो बेटा, हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है, दो सब्सटेंस लिए हैं हमने यहाँ पे, दो तरह के नेचर लिए हैं। पहला लिया है उस फील्ड की अपनी जो कैपेबिलिटी है, और दूसरा लिया है उस सब्सटेंस की जो कैपेबिलिटी है। इन दोनों का रेशियो कि कैसे फील्ड में रखने के बाद किस तरह का सब्सटेंस कितना रिएक्ट कर पाएगा, कितना मैग्नेटाइज हो पाएगा, इस बात को समझने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। दिस मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय चाई। इसको हम लोग चाई से, काई चाई जो बोलना हो बोल सकते हो आप, है ना। इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं बेटा, मान लो काई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, this chi m is basically, it is a quantity, its value is basically equal to zeta, no बेटा zeta तो नहीं बोलते है ना, is I divided by H। ये क्या होता है हमारे पास, I divided by H के बराबर होता है। इसको आप कह सकते हो रेशियो, है ना। क्या है ये, रेशियो है I और H का। ये क्वांटिटी हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, और आप देख सकते हो बेटा एक ही तरह की क्वांटिटीज का रेशियो है, दैट्स व्हाई यू कैन से इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी आल्सो। ये हमारे पास डायमेंशनलेस होगी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कोई बताना चाहे तो हम फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बोलेंगे, इट्स फिजिकल सिग्निफिकेंस इज वेरी सिंपल। ये हमें ये बताता है कि हमने कैसा मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाया है, उससे हमारा सब्सटेंस किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो पाया है। आप H की वैल्यू को कांस्टेंट रख दो, तो अलग अलग सब्सटेंस के लिए I की अलग अलग वैल्यू आएगी, और अगर आप रेशियो लोगे तो आपकी चाई की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। क्या, तो ये जो चाई की वैल्यू है आपको ये बताती है कि हमारा कौन सा सब्सटेंस किस एक्सटेंट तक मैग्नेटाइज हो सकता है ना। नाउ आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला इन द प्रीवियस वन। मैं इस वन में जो है बेटा इस फॉर्मूले को यूज करना चाहता हूँ। मैं आई को बेटा इस चाई इंटू एच से रिप्लेस करना चाहता हूँ। अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो देखो क्या होगा, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा म्यू इंटू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एच प्लस म्यू नॉट इंटू, आगे देखो तो बेटा क्या है हमारे पास, म्यू नॉट इंटू चाई इंटू एच। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा इसे, चाई इंटू एच। एच तो तीनों टर्म्स में है ना, वी कैन इजिली रिमूव इट। यू कैन राइट म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट प्लस म्यू नॉट इंटू काई एन। This mu naught can be written, this mu can be written as 1 plus chi n। ये हमारे पास बेटा एक बहुत ही प्यारा सा रिलेशन आ गया। हाँ बेटा ये सारा अब नेचर को समझाने में हमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। वी ऑलरेडी नो वन फॉर्मूला, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। वी ऑलरेडी नो दिस फॉर्मूला। दिस म्यू आर इज नथिंग बट रिलेटिव परमिएबिलिटी। This one is relative permeability. Now if you compare this A with this B, you can write this mu r is nothing but, पहले तो हमारे पास फॉर्मूला था mu by mu naught, also you can write 1 plus chi n, 1 plus magnetic susceptibility। तो यहां से हम लोग mu r की वैल्यू को निकाल सकते हैं।
जस्ट वेट फॉर अ मिनट बेटा, आई एम एक्सप्लेनिंग इट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, है ना। मैं शुरू से पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे सारी चीजें आपके दिमाग में सेट कर जाए, क्योंकि ये इजी नहीं है, मैंने बहुत आराम से बताया है, इसीलिए तो एक बार आराम से पूरी चीज को शुरुआत से देखते चले जाते हैं, है ना। आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट बेटा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन किया कि वी हैव अ मैग्नेटिक फील्ड, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखकर मैं किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज करना चाहता हूँ। तो एक तो वो जो हमारे पास सब्सटेंस होगा उसके अंदर डाइपोल्स क्रिएट हो जाएंगी। ये जो भी सब्सटेंस है बेटा, इस सब्सटेंस के अंदर क्या होंगी, डाइपोल्स क्रिएट हो जाएंगी। ये जो डाइपोल्स क्रिएट हुई हैं इनका अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो होगा उसे हम लोग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहेंगे, कि वो सब्सटेंस इतना ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ है। अब इसको मैग्नेटाइज करने के लिए जिस सब्सटेंस के अंदर हमने इसे रखा था, जिस फील्ड के अंदर हमने रखा था, उसकी एक कैपेबिलिटी होगी जिसे हम लोग यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसे हम यहाँ पे H कह रहे हैं। एंड H इज इक्वल टू B डिवाइडेड बाई B नॉट डिवाइडेड बाई म्यू नॉट और B डिवाइडेड बाई म्यू। B हमारा बेटा मीडियम में फील्ड है, B नॉट हमारा जो वैकेटेड स्पेस है, जो हमारा फ्री स्पेस है, वहां पे हमारा फील्ड है। वैसे ही म्यू नॉट जो है हमारे पास, ये हमारा permeability of free space है, it is permeability of free space, and this mu is basically permeability of medium, this one is permeability of medium। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है? यहाँ तक तो नहीं दिक्कत थी किसी को? अब मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों के कंबाइंड फॉर्म को देखना शुरू किया। मैंने सबसे पहले एक सब्सटेंस को लिया और उसको किसी मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रख दिया। अब उसके ऊपर दो फील्ड्स लग जाएंगी। पहला तो जो बाहर का फील्ड था वो होगा ही होगा, दूसरा बेटा वो जो सब्सटेंस खुद है वो खुद मैग्नेटाइज होगा और वो खुद भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगेगा। तो यहाँ जो दो फील्ड्स हमने लिए हैं ये उन्हीं दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। पहला, एक सोलेनॉइड के हमने अंदर इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, दैट्स व्हाई एक फील्ड उस सोलेनॉइड का है। द सेकंड फील्ड इज ड्यू टू द सब्सटेंस व्हिच इज प्लेस्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। हम उन दोनों का अगर सम करेंगे तो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। नाउ जो पहला वाला फील्ड है उसको मैं लिखना चाहूं तो म्यू नॉट इंटू H लिख सकता हूं, जो हमारा सोलिनॉइड के कारण फील्ड है। दूसरा, जो वहां पे उस सब्सटेंस के मैग्नेटाइज हो जाने के कारण जो फील्ड आया है उसे हम लोग म्यू नॉट इंटू I लिख सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगर मैं इस I और इस H के बीच का रिलेशन जानना चाहूं तो chi m इज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो कि इन दोनों के रिलेशन को हमें एस्टैब्लिश करके बता सकता है। Why you put B net is equal to mu? बेटा क्योंकि हम लोग जो ये फील्ड लिख रहे हैं, जो सब्सटेंस के अंदर लिख रहे हैं, और वहां हमारे पास B नॉट नहीं होगा, वो फ्री स्पेस नहीं रहा। अगर आप उस सब्सटेंस के अंदर लिख रहे हो तो वो खुद भी क्या है, एक मटेरियल है ना। तो उस मटेरियल के अंदर जो फील्ड होगा वो खाली स्पेस वाला नहीं होगा, वो उस मटेरियल के अंदर का होगा, इसलिए हम उसे म्यू इंटू H से रिप्रेजेंट करेंगे। आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर, है ना। वो फ्री स्पेस नहीं है इसलिए हमने वहां पे म्यू नॉट नहीं लिया है, हमने म्यू लिया है। अब Bm इज इक्वल टू, क्योंकि बेटा वो तो हम क्या कर रहे हैं कि उस सोलेनॉइड की जो पूरी कैपेबिलिटी है, अब उस सब्सटेंस के अंदर की कैपेबिलिटी है कि कहीं और की कैपेबिलिटी है, वी आर नॉट डिस्कसिंग दैट। हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे। हम डिस्कस किस चीज के बारे में कर रहे हैं बेटा, कि वो अगर कहीं भी सोलेनॉइड रखा हुआ होता तो उस जैसे मैं अगर नॉर्मली ऐसे ही पढ़ा रहा होता तो मेरी क्या कैपेबिलिटी है इस चीज को देखने के लिए आइडल सिचुएशन क्रिएट किया जाएगा। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर आइडल सिचुएशन। ओके, क्या डन है अब ये? अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब बेटा अगर हम इन दोनों फील्ड्स के जो भी वैल्यूज आई हैं इनको मैं एक साथ इनकॉर्पोरेट कर दूं तो वी कैन राइट दिस म्यू इज इक्वल टू, म्यू इज परमिएबिलिटी ऑफ अ मीडियम, permeability of a medium is equal to mu naught into 1 plus chi m, and we already know the value of mu. Mu is equal to mu naught into mu r. So if you compare the equation 1 and A and B, compare A and B, you can write beta this mu r is nothing but 1 plus chi m। 1 प्लस काई एम से हम लोग आसानी से किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस म्यू आर की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ होपफुली एवरीथिंग इज क्लियर। अब इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे
हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। देखो बेटा, मैं केमिस्ट्री वाले पार्ट्स की बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, हम थोड़ा ज्यादा इजी और पार्ट को लेते हैं, इसलिए हम लोग जब बात करें तो इजी थिंग्स के बारे में डिस्कस करें, वो ज्यादा अच्छा है ना। हम लोग टफ बातों को नहीं लेके जाएंगे यहाँ पे, हम थोड़ा रिलेटिवली इजियर बातों को डिस्कस करेंगे। आई एम राइटिंग हियर द फर्स्ट पॉइंट, वी हैव 3 टाइप ऑफ सब्सटेंस। फर्स्ट वन इज डायमैग्नेटिक, the second one is paramagnetic, and the third one is ferromagnetic। तो अपने लिए बस यही 3 होंगे, अब मुझसे कोई फेरा फेरी मत पूछने लग जाना, है ना। वो फेरा फेरी आप केमिस्ट्री के टीचर से पूछ लेंगे, ठीक है। तो मैं बस यही 3 जानता हूं और यही 3 एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दीज 3। द फर्स्ट वन इज डायमैग्नेटिक, द सेकंड वन इज पैरामैग्नेटिक, एंड द थर्ड वन इज फेरोमैग्नेटिक। हाँ ठीक है, एक्चुअली बेटा मैंने केमिस्ट्री पढ़ी थी अपने जेई के टाइम में, है ना, और उसके बाद से मैंने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी कभी। मतलब थोड़ा कॉलेज में था, 80s में थोड़ा बहुत ही रहता है, ज्यादा नहीं, एक आधी सेमेस्टर, मतलब एक आध सेमेस्टर में थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, तो मुझे बहुत ज्यादा और नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। तो दैट्स व्हाई मैंने बोला कि मुझसे अब इतना डेप्थ में जाके मत पूछने लग जाना। चलो, तो मैं बता रहा था बेटा, हमारा जो डायमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है, और जो हमारा फेरोमैग्नेटिक है, इन तीनों में रिलेशन क्या है। गलती से बेटा, है ना। तो अगर हम लोग बेटा इन तीनों के बारे में बात करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं इसको। कोई वाऊ वाली बात नहीं है, चल पहले पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना, बाद में ये बातें कर लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट जो मैं आपको बोल रहा था बेटा, द फर्स्ट थिंग विच आई वाज जस्ट डिस्कसिंग, कि हमारे पास बेटा म्यू आर की जो वैल्यू है, दिस म्यू आर इज नथिंग बट 1 प्लस काई है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जो है, ये हमारा एक स्पेशल टाइप का बिहेवियर रखता है। ये हमेशा जो हमने फील्ड वहां पे लगाया है, ये हमेशा उस फील्ड को अपोज करता है। क्या करता है? अपोज करता है। तो इफ द सब्सटेंस विल अपोज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बेटा? क्या वो थोड़ा सा कम हो जाएगा? तो आई विल राइट हियर B इज लेस देन B नॉट। इज दिस पॉइंट इज क्लियर? हमारे पास जो B होगा बेटा, ये B नॉट से थोड़ा सा कम होगा। इज इट ओके? द सेकेंड थिंग, अगर मैं यही पैरामैग्नेटिक के लिए बात करूं, तो यहाँ ये सब्सटेंस हमेशा मैग्नेटिक फील्ड से फीबली मैग्नेटाइज हो जाते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करते हैं। तो वैसे केस में बी नेट की वैल्यू जो होगी वो बी नॉट से थोड़ी सी क्या होगी बेटा? बड़ी हो जाएगी। एक्चुअली बेटा मैंने यहाँ पे बी नेट जो लिखा है, चल बी नेट कर देते हैं। नाउ इट्स फाइन, है ना, अब सही है। तो मैंने बोला बेटा बी नेट थोड़ा सा बी नॉट से क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा। सेकंड वाले केस में बेटा थोड़ा उससे कम, सेकंड वाले केस में उससे थोड़ा ज्यादा होगा बी नेट हमारा। नाउ इन थर्ड केस वी कैन राइट दिस Bm इज मच मोर ग्रेटर देन B नॉट। ये हमारा B नॉट से क्या होगा? काफी ज्यादा होगा। तो अब आगे की बात कैसे कर सकते हैं? अब अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं, मैं अगर इस B नॉट और इस B नेट का रेशियो निकालूं, तो आई कैन से कि यहाँ पे जो म्यू आर की वैल्यू है, इट इज लेस देन 1। हियर दिस म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ अगर मैं लिखना चाहूँ तो म्यू आर इज मच मोर ग्रेटर देन 1। क्या मैं आराम से ऐसा लिख सकता हूँ? बिकॉज दिस म्यू आर इज रेशियो ऑफ म्यू एंड म्यू नॉट, और यू कैन से बी नेट एंड बी नॉट। आप इसे क्या लिख सकते हो? ये इन दोनों का रेशियो होने वाला है। तो अगर ये इन दोनों का रेशियो होगा, ये वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होगी, ये वैल्यू हमारे पास 1 से बड़ी होगी, और ये वैल्यू हमारे पास 1 से बहुत बड़ी होगी। इज इट ओके? ओके ओके ओके, बी नेट, थैंक यू वेरी मच बेटा। ठीक है, मैंने करेक्ट कर दिया, है ना। तो मैं हर बार बी नेट की बात कर रहा हूँ। बी नेट मतलब उस सब्सटेंस के अंदर जो फील्ड है वो डायमैग्नेटिक में थोड़ा कम हो गया है, पैरामैग्नेटिक में थोड़ा ज्यादा हुआ है,
और अगर हम बात करें फेरोमैग्नेटिक में तो बहुत ही ज्यादा हो गया है। अब क्या यहाँ से आप काई को कंपेयर कर सकते हो, काई को आराम से कंपेयर किया जा सकता है। म्यू और म्यू नॉट को भी कंपेयर, म्यू और म्यू नॉट को भी कंपेयर कर सकते हो। यू कैन राइट म्यू इज लेस देन म्यू नॉट हियर, mu is greater than mu naught here, and mu is much more greater than mu naught here. And if you want to write chi के बारे में मैं लिखूंगा ये -1 से बड़ा होगा हमारा chi m और हमारा 0 से छोटा होगा, है ना। यहाँ पे ये 0 से बड़ा होगा और एक कोई पॉजिटिव वैल्यू ले लेगा। पॉजिटिव वैल्यू को आप कुछ भी x लिख सकते हो, तो आई एम जस्ट राइटिंग हियर x, and the third one here this chi m is much more greater than that. I hope beta the things are clear. क्या ये पॉइंट अब पूरा का पूरा क्लियर है आपके दिमाग में? जल्दी से मुझे बताना बेटा, क्या ये सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में चले गए हैं? All these points are clear in your mind? पूरा का पूरा रिपीट कराओगे? चलो मैं कर दे रहा हूँ। देखो बेटा, जो आपने यहाँ फील्ड लगाया है, जो आपने फील्ड लगाया है और जो नेट वैल्यू आ रही है, तो नेट वैल्यू जो है वो हमारे लगाए गए फील्ड से कम है, तो डायमैग्नेटिक। जो नेट वैल्यू आ रही है वो लगाए गए फील्ड से थोड़ी सी ज्यादा है देन पैरामैग्नेटिक, और जो लगाया गया फील्ड है उससे हमारा जो नेट फील्ड आ रहा है वो अगर बहुत बड़ा है तो वैसे केस में इट इज फेरोमैग्नेटिक, है ना। देन कम टू द सेकेंड पॉइंट। अगर हम रेशियो निकालें बेटा, रेशियो निकालेंगे तो रेशियो से हम कह सकते हैं कि म्यू आर जो होगा वो फर्स्ट केस में लेस देन 1 होगा, सेकेंड में ग्रेटर देन 1 होगा, और थर्ड में 1 से बहुत बड़ा होगा। थर्ड पॉइंट, आप ऐसे ही म्यू को कंपेयर कर सकते हो। म्यू जो मीडियम में था और जो वैकेटेड स्पेस में था, इसमें बेटा इस बार हमारा जो वैकेटेड स्पेस वाला है वो रिलेटिवली ज्यादा है, दूसरे केस में वैकेटेड स्पेस वाला थोड़ा सा कम है, और थर्ड वाले केस में वो बहुत ही ज्यादा है ना। जो हमारा किसी सब्सटेंस के अंदर वाला है वो बहुत ही ज्यादा है। नाउ अगर मैं काई को कंपेयर करूं तो म्यू आर इज 1 प्लस काई एम। अगर म्यू आर ही मेरा बेटा लेस देन 0, सॉरी म्यू आर हमारा लेस देन 1 है, तो इस क्वांटिटी को मैं 1 से छोटा कैसे कर सकता हूँ? अगर इस क्वांटिटी को नेगेटिव रखूंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पहले नेगेटिव लिया है। ओके, सेकेंड केस में बेटा मैंने यहाँ पे इस वैल्यू को थोड़ा सा 1 से ज्यादा रखा है, इसलिए देखो इसको 0 से बड़ा माना है और कुछ एक स्मॉल वैल्यू के बराबर मान लिया है, और यहाँ ये वैल्यू म्यू आर की वैल्यू बहुत बड़ी हो जाने वाली है। तो मैं बेटा अगर 2000 लिखूं कि म्यू आर इज 2000, 1 प्लस काई एम, तो काई एम इज 2000 माइनस 1, दैट इज 1999। बहुत बड़ी वैल्यू आएगी ना, ये भी 1 से बड़ी होगी, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर काई एम इज मच मोर ग्रेटर देन 1। आई होप नाउ ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर इन एवरीवन्स माइंड। तो बच्चों ऐसा है कि आज जो पोर्शन मुझे कराना था, सीरियसली मुझे जो कराना था वो मैंने आपको करा दिया, लेकिन मैंने इवेंचुअली बेटा योर क्लास इज एक्सटेंडेड बाय 5 मिनट्स, मैंने 5 मिनट्स एक्सटेंड भी कर दिया था, है ना। मुझे लगा था कि हो सकता है टाइम लग जाएगा। मैं आपको इन तीनों सब्सटेंस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगा। आई विल टेक फ्यू क्वेश्चंस, मैं कुछ क्वेश्चंस भी लूंगा जो कि आपको करने होंगे यहाँ। बट बेटा अब जो पार्ट बचा है इट इज कम्प्लीटली इंफॉर्मेटिव, बहुत सारी चीजें आपको अब याद रखनी होगी। जो लॉजिकल बातें थी वो मैंने सारी आपको बता दी, ठीक है। इज इट ओके एवरीवन? नाउ योर डाउट टाइम बेटा। इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस चैप्टर रिगार्डिंग एनीथिंग, लाइक कुछ बच्चों ने डिक्लिनेशन का 1-2 डाउट मुझे डाला था, है ना, तो मैं 1-2 बातें आपको क्लियर कर दूंगा, तो आपको वो डिक्लिनेशन का डाउट भी जो है ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देन आफ्टर कुछ बच्चों का और भी कुछ डाउट था छोटा मोटा, तो जो डाउट्स है बेटा मैं हल्का फुल्का आपका वो डाउट जो है वो ले लेता हूँ। प्रीवियस पेज, जस्ट अ मिनट बेटा, आई एम जस्ट चेंजिंग द पेज। डाउट, हाँ बेटा डाउट एक्चुअली मैं आपके क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि वो डाउट ज्यादा नहीं, 2-4 मिनट के जो डाउट होंगे। हाँ मुझे ऐसा लग रहा था कुछ बच्चों ने वो एक बोट को रो करते हुए लेके जाना था, उसका डाउट भी डाला था, है ना, तो मैं उनको हल्का फुल्का एक्सप्लेन कर देता हूँ, काम आ जाएगा आपको, है ना। लेकिन इसके लिए मुझे 1 मिनट का टाइम देना होगा। आई हैव टू जस्ट बेटा फाइंड द क्वेश्चंस इन द पैकेज, है ना। तो मुझे क्वेश्चन एक्चुअली याद नहीं है और मैं आज उसके स्लाइड को डालना भूल गया,
है ना, एक क्वेश्चन था तो मैं उसके स्लाइड को बना के डाला नहीं। हाँ, नाउ आई एम गेटिंग द, हाँ बेटा, तो मैं आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो बेटा, ये आपके एग्जाम्पल नंबर 8 का क्वेश्चन है। ओके ओके, सॉरी, मेरे दिमाग में ये आया नहीं, है ना। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 8 था। मैं इस एग्जाम्पल नंबर 8 को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, मैंने क्वेश्चन यहाँ पुट अप नहीं किया बेटा, तो आपको कहाँ से विजिबल होगा, है ना। चलो, तो मैं यहाँ एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखो, सबसे पहली चीज तो आप अपने दिमाग में बिठा लो, ट्रू नॉर्थ का मतलब होता है ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ वाला पॉइंट, है ना। ये मेरे पास बेटा ट्रू नॉर्थ है। अगर तो ट्रू नॉर्थ का मतलब ही समझ लेना, कहीं किसी ने बोला ट्रू नॉर्थ तो ये है क्या, मेरा एन जी है, इस बात को दिमाग में बिठा लो। ठीक है, नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। ये क्वेश्चन है बेटा, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अ शिप इज टू रीच अ प्लेस 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। मुझे पहुंचना कहाँ है बेटा, 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो आप डायरेक्शन लिखना तो जानते ही होंगे। हमेशा बेटा लास्ट वाले पॉइंट को पहले पकड़ लो, वेस्ट में चले जाओ, और वेस्ट से आपको कहाँ बोला गया है, कितना जाने को बोला गया है। वेस्ट से मुझे 20 डिग्री साउथ जाने को बोला गया। इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट दिस लाइन, और ये एंगल मेरे पास कितना है, 20 डिग्री। अब मुझसे बोला गया बेटा कि हम लोग अगर इस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो मुझे अपने शिप को कितने से स्टीयर करना पड़ेगा, है ना। अब आगे की बात करते हैं। मुझे यहाँ पे बोला गया बेटा कि एंगल ऑफ डिक्लिनेशन उस प्लेस का जो है वो 16 डिग्री वेस्ट है। डिक्लिनेशन इज 16 डिग्री वेस्ट। तो मुझे कितना घूमना पड़ेगा ये पूछा गया। तो देखो बच्चों, अब क्वेश्चन आपके लिए टफ रह नहीं गया एक्चुअली। दिस इज बेसिकली ट्रू नॉर्थ, एंड ये जो आपका लाइन है बेटा, जो कि यहाँ से 16 डिग्री पे आपको दिखाई दे रहा है, ये 16 डिग्री और कुछ नहीं है, आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है। क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत है किसी को? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ये हमेशा क्या दिखाता है, मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ दिखाता है। तो ये मैग्नेट का नॉर्थ और साउथ दिखा रहा होगा, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 60 डिग्री होने का मतलब हुआ कि हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ जो है वो इस लाइन में होगा। अब मुझे कितना स्टीयर करना है, ये एंगल निकालना है। तो अगर मैं इस मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ से स्टीयर होने वाला एंगल निकालूं तो ये एंगल मुझे चाहिए। एंड हाउ आई गेट दिस एंगल? अगर मैं इस एंगल को थीटा मानता हूं तो आई विल राइट दिस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 20 डिग्री माइनस 16 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 94 डिग्री। मैं लिखूंगा 94 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट। मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, टुवर्ड्स वेस्ट, विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ। क्या ये पॉइंट अब समझ में आ गया? बेटा मैं 1 मिनट मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, और आप में से किसी बच्चे ने अभी कोई क्वेश्चन लिखा था, मैं एक बार उसे पढ़ भी ले रहा हूँ। थोड़ा सा बस 1 मिनट के लिए होल्ड कर लो बेटा, आपका क्वेश्चन मिस हो गया मुझसे। प्रियस आर इन मैग्नेटिक सब्सटेंस दैट इज सोलेनॉइड। एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा। एक्चुअल में अभी आप जब मैग्नेटिक सब्सटेंस पढ़ोगे वहां पे ये बात आपको और क्लियर हो जाएगी। तो आज आप इतनी बात को दिमाग में रखो, अगली क्लास में इसे ध्यान में रखना, है ना। ध्यान से देखते हैं बेटा, हम लोग क्या है, ट्रू नॉर्थ किसको मानेंगे हमेशा, ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ को। और जो मेरे पास मैग्नेटिक निडल है तो उसका नॉर्थ और साउथ हमेशा जाकर कहाँ रुकेगा, वो रुकेगा बेटा हमारे हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ। इसका मतलब है ये जो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ मुझे दिखा रहा है ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, और मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ बनने वाला एंगल जो हमारा ट्रू नॉर्थ के साथ बनता है इसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज ऑलरेडी गिवन एंड वी हैव टू मूव एट 20 डिग्री। मुझे यहाँ पे 20 डिग्री घूमना है, कहाँ से, साउथ ऑफ वेस्ट में चले जाना है। तो मैं कैसे जाऊंगा, मैं ऑलरेडी मान लो बेटा मैग्नेटिक नॉर्थ में मूव कर ही रहा था, मुझे कितना मूव करना पड़ेगा, मुझे अपने एंगल को कितना चेंज करना पड़ेगा, ये मुझसे यहाँ पे पूछा गया है। वी कैन इजिली फाइंड द आंसर बाई गेटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा दैट इज 94 डिग्री,
94 डिग्री किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं? वी आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर आई एम मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट. नाउ आई थिंक इज द पॉइंट इज क्लियर. हाँ एग्जैक्टली अपूर्वा, यू आर एब्सोल्युटली राइट. 20 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, पहले वेस्ट चले गए, वहां से 20 डिग्री साउथ चले गए. ये तो एंगल लिखने का तरीका हुआ बेटा. हमेशा लास्ट वाले को पहले पकड़ लो, वहां से जितना एंगल आपको घूमने को बोला गया घूम जाओ, जिस डायरेक्शन में बोला गया उस डायरेक्शन में घूम जाओ. इसके जगह पे मुझे लिखना होता तो मैं लिख सकता था इससे 70 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ. द पॉइंट इज ऑल्सो सेम. ये भी हमारे पास सेम ही लाइन के बारे में बता रहा. ठीक है ना? डन है बच्चों बिल्कुल. अब एक और क्वेश्चन आ रहा था आपकी तरफ से, बहुत सारे बच्चों ने पूछा ये भी कि सर मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हर जगह पे चेंज क्यों हो जाता है? व्हाई द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट? वैलिड क्वेश्चन है, बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, कोई गड़बड़ी नहीं है इस क्वेश्चन में. बहुत सिंपल सा आंसर इसका भी है बेटा कि मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हर पॉइंट पे इसलिए चेंज होता है क्योंकि मैं अभी जैसे यहाँ बैठा हूँ, मैं एक मैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक निडल रखूंगा. मान लो मैग्नेटिक निडल इस तरह से रखा हुआ है, तो ये जो प्लेन पूरा का पूरा है यहाँ पे, इस प्लेन को मैं, इस डिप सर्कल को मैं, इस पूरे के पूरे प्लेन को मैं यहाँ पे अपना टू नॉर्थ और साउथ मानूंगा. जरूरी नहीं है बेटा, सॉरी मैं यहाँ पे उसे मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ मानूंगा. जरूरी नहीं है कि ये हमेशा 11 डिग्री पे हो. ये अलग अलग जगह पे, अलग अलग एंगल्स पे अलग अलग वैल्यू ले सकता है. ठीक है ना? सर यहाँ डिक्लिनेशन में यहाँ वेस्ट का सिग्निफाई क्या कर रहा है? वेस्ट ये बता रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल 16 है, और आप दोनों साइड देख सकते थे ना, डिक्लिनेशन इस साइड भी तो हो सकता था ना, तो इस साइड नहीं है ना, ये हमारे राइट साइड में नहीं है, ये हमारे लेफ्ट साइड में. 11.3 कभी नहीं लेना होता है. अगर कभी इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो बस वो बताने के लिए है कि जब हम लोग नॉर्मली ऐसा मान के चलते हैं कि हमारा जो नॉर्मल, अगर हम डिप सर्कल बिल्कुल वर्टिकल ड्रॉ करें तो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ जो है हम मान के चलते हैं कि 11.3 डिग्री पे होता है, पोल से 11.3 डिग्री पे शिफ्टेड होता है. तो वहां से अगर मैं एक सर्कल बना दूं तो ये दोनों हमेशा 11.3 डिग्री का एंगल बनाएंगे. आई होप बेटा, मुझे फिर से थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी फिर, है ना? तो अब ये मेहनत मत करा, है ना? इसे फिर तू डाल देना बेटा, कहाँ पे? फोरम पे. आई विल सॉल्व द क्वेश्चन. नॉर्थ साउथ फ्लिप हो जाए, फ्लिप कैसे करोगे बेटा? यू कैन नॉट फ्लिप. हाँ एग्जैक्टली, आई हैव द पैकेज, है ना, मेरे पास पैकेज है अभी. तो बच्चों ऐसा है कि हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली. वी ऑलरेडी डिस्कस्ड. अच्छा ओके, मैं समझ गया. कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि हमारा अगर डिप सर्कल जो हो मैग्नेटिक मेरिडियन के परपेंडिकुलर हो जाए तो क्या करेंगे? परपेंडिकुलर होने का मीनिंग क्या हुआ बेटा? मीनिंग क्या है परपेंडिकुलर होने का? कि हम लोगों का मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन ये है या ये है, और हम क्या कर रहे हैं, हम अपने जो हमारे पास बेटा मैग्नेटिक निडल है उसको हम लोग इस तरह से वहां पे प्लेस कर दिए. तो होगा क्या? अगर ये नॉर्थ और साउथ है तो मैग्नेटिक निडल खुद को क्या करेगा? जस्ट वर्टिकल हो जाएगा. जैसे पोल पे मैंने बताया था, मैं अगर पोल पे चला गया हूं और उसे फील्ड बताना है तो कैसे फील्ड बताएगा, है ना? फील्ड कैसे बताएगा? अगर मैं पोल पे मैग्नेटिक निडल को यूं रखूं, अगर मैं अपने ऊपर यूं रखूं, तो मान लो ये मेरे पास मेरा सरफेस है, मैं इसके ऊपर यहाँ पे खड़ा हूं और मैं मैग्नेटिक निडल को रख रहा हूँ, तो मैग्नेटिक निडल क्या करेगा? बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा. यही वर्टिकल यहाँ पे आंसर हो जाएगा. बेटा मैं मिस कर गया आपके क्वेश्चन को. बेटा एक्चुअल में जो पैकेज आपके पास है वो मेरे पास नहीं होगा, मेरे पास कुछ ओल्ड पैकेज है, तो मे बी पेज नंबर इज नॉट सेम. सो प्लीज आई सजेस्ट यू, प्लीज पुट योर डाउट इन द फोरम, आई विल आंसर देयर. ओके, चलो फिर तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एवरीवन. अच्छे से मिलते हैं फिर कल, एंजॉय करते हुए, है ना? फिर मिलते हैं अगली क्लास में बेटा. ओके बेटा, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एवरीवन.